ठीक है, तो 19th में हमने लास्ट में देखा था, क्या देखा था, एडवर्स इफेक्ट टॉप पॉइजनिंग की गाइडलाइन देखी थी ना, एडवर्स इफेक्ट और अंडर डोजिंग और पॉइजनिंग और टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट में क्या देखा था हमने, कब कैसे ध्यान रखना है, किस तरह से हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन में। लास्ट कैरेक्टर 5 होगा। पहले क्या होगा, इफेक्ट कोड होगी ना, सपोज डायरिया है या जो भी हम्म। होगा है ना, वो होगा। और पहले बाद साइन में, एंड सिम्टम्स, उसके बाद हाँ ठीक है, और एडवर्स बाद में जो होगा वो सिकोला का टी कोड सीरीज। होगा, सॉरी टी कोड होगा। ठीक है, जिसका फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होना चाहिए, है ना। यस। और अंडर डोजिंग में कैसे होगा फिर, टी कोड होगा, लेकिन उसका क्या होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर क्या होगा, 6। 6 होगा, 6। है ना। और इसमें भी जो एक कोड होगा ना, वो आगे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पॉइजनिंग वाला है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, इफेक्ट मतलब जो साइन एंड सिम्टम बोल रहे हो ना, वो पहले नहीं होगा उसमें, है ना, पहले टी कोड ही होगा। ठीक है, पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग वाले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और टॉक्सिक इफेक्ट में अंदर ही होता है, इंटेंट और वो सब एक ही होता है, और इसकी रेंज जो होती है वो कौन सी होती है, T51 से T65। 65। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या क्या देखा था कोडिंग में, मतलब कि बर्निंग में देखा था ना, बर्न का कोड में क्या देखा था कि सोलर बर्न है, सन टैन ही है ना, तो फिर उसका जो होगा वो टी वाला कोड नहीं एल। होगा, उसका फिर एल वाला होगा, एल स्किन वाला होगा। ठीक है, या और बर्न में हाँ। हमें क्या ध्यान में रखना है, डॉट के बाद 0 है तो अनस्पेसिफाइड डिग्री बर्न, डॉट के बाद अनस्पेसिफाइड। 1 है तो फर्स्ट डिग्री बर्न, डॉट के 1 बाद 2 है फर्स्ट तो डिग्री, सेकंड डिग्री 1 बर्न, सेकंड डिग्री। और 3 है हाँ। तो थर्ड डिग्री बर्न, 4 है तो फिर अनस्पेसिफाइड कॉरोजन, और 5 है अच्छा। तो फर्स्ट डिग्री कॉरोजन, फर्स्ट 6 है तो डिग्री सेकंड कोरोजन। डिग्री, 7 है थर्ड डिग्री कॉरोजन। लेकिन कॉरोजन होगा ना, तो फिर वो टी कोड पहले जाएगा। ठीक है, प्राइमरी पहले टी वाला होगा और बाद में ये टी वाला होगा, कॉरोजन वाला। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। तो इस तरह से, इसके अलावा हमने देखा ना कि लेटरलिटी का यूज कर लेना है, लेटरलिटी राइट लेफ्ट वाला जो है ना, तो उसका भी जहाँ तक संभव है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा हमने कल देख लिया है, और आगे बढ़ते हैं आज गाइडलाइन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम आए थे ना, एडल्ट एंड चाइल्ड अब्यूज निगलेक्ट और अदर माल ट्रीटमेंट, ये बड़ी बोरिंग सी गाइडलाइन है। ठीक है, इसमें से ना तो कोई क्वेश्चन आता है, और रियल टाइम कोडिंग में भी इसका बहुत मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल यूज होता है। ठीक है, तो लेकिन एक बार हम देखेंगे, क्योंकि इतना मतलब सिस्टमेटिकली हमने पढ़ा है ना, तो फिर इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एडल्ट एंड चाइल्ड अब्यूज निगलेक्ट एंड अदर माल ट्रीटमेंट सीक्वेंस फर्स्ट द अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरीज T74 एडल्ट एंड चाइल्ड अब्यूज निगलेक्ट एंड अदर माल ट्रीटमेंट कंफर्म्ड। ठीक है, T74 कंफर्म्ड है, और T76 है सस्पेक्टेड है फॉर अब्यूज निगलेक्ट एंड अदर माल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय एनी accompanying मेंटल हेल्थ और इंजरी कोड। If documentation in medical records states abuse or neglect, it is coded as confirmed T74 category. It is coded as suspected if it is documented as suspected। मतलब कि सस्पेक्टेड कोड करना है तो फिर सस्पेक्टेड प्रॉपरली प्रोवाइडर ने डॉक्यूमेंट किया होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो होगा वो सिलेक्शन कंफर्म्ड वाला होगा, ऐसा है। For cases of confirmed abuse or neglect, an external cause code from assault, section X92 to Y09 should be added to identify the cause of any physical injuries. A perpetrator code Y07 should be added when the perpetrator of the abuse is known. For suspected cases of abuse or neglect, do not report external cause or perpetrator code.
If a suspected case of abuse, neglect, or mistreatment is ruled out during an encounter, code Z04.71, encounter for examination and observation following alleged physical adult abuse ruled out, or code Z04.72, encounter for examination and observation following alleged child physical abuse ruled out, should be used, not a code from T76. ठीक है, तो सस्पेक्टेड केस था और बाद में मिस ट्रीटमेंट रूल्ड आउट हो गई ना, तो फिर ये Z04.71 72 वाला आईसीडी यूज होगा. If a suspected case of alleged rape or sexual abuse is ruled out during encounter, code Z04.41 or Z04.42 instead of T76. If a suspected case of forced sexual exploitation or forced labor exploitation is ruled out during encounter, code Z0481 or Z0482 instead of T76. ठीक है, तो Z कोड में Z04 है, तो सबसे पहले 71 वाला 71 72, उसके बाद में 41 42 और लास्ट में 81 82 इस तरह से मिल रहा है. Complication of care, pain due to medical devices, pain associated with devices, implants or grafts left in surgical site, into bracket, for example, painful hip prosthesis, is assigned to the appropriate codes from found in chapter 19, injury poisoning and other certain other consequences of external causes. Specific codes for pain due to medical devices are found in the T code section of the ICD 10 CM. Use additional codes from category G89 to identify acute or chronic pain due to presence of the device, implant or graft. G8918 और G8928. ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन हमने ऑलरेडी देखा है ना, T86, तो यहाँ पे सेम टू सेम है. किडनी का है तो फिर T86.1 होगा. कॉम्प्लिकेशन कोड्स दैट इंक्लूड एक्सटर्नल, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. Complications of care codes within the body system chapters. Intraoperative and post-procedural complication codes are found within the body system chapters with codes specific to the organs and structures of that body system. These codes should be sequenced first, followed by a code for the specific complication if applicable. Complication codes from the body system chapters should be assigned for intraoperative and post-procedural complications, into bracket, appropriate complication code from chapter 9 would be assigned for vascular intraoperative or post-procedural complication unless the complication is specifically indexed to the T code in chapter 19. ओके, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 19 का गाइडलाइन था. उसके बाद में चैप्टर नंबर 20, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है, लेकिन जो मेन चीज है ना इसमें V00 से Y99, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी चैप्टर का हेडिंग है. और कैरेक्टर कितना है, VW X और Y, है ना. ये हमारा चैप्टर नंबर 20 में आएगा, VW X और Y. तो ये जो होगा ना वो क्या होगा, कभी भी फर्स्ट लिस्टेड नहीं होना चाहिए. V से स्टार्ट होने वाला, W से स्टार्ट होने वाला, X और Y से स्टार्ट होने वाला. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली लाइन ही वही है ना, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड शुड नेवर बी सीक्वेंस्ड एज द फर्स्ट लिस्टेड और प्रिंसिपल डायग्नोसिस. ठीक है, इसमें से V से स्टार्ट होने वाला, WXY से स्टार्ट होने वाला कभी भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता, प्राइमरी नहीं हो सकता. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, ये याद रखना है. उसके बाद में दे रहा है कि एक्सटर्नल कॉज कोड्स आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड डेटा फॉर इंजरी रिसर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज. These codes capture how the injury or health condition happened, that is cause, the intent, unintentional or accidental or intentional, such as suicide or assault, the place where the event occurred, the activity of the patient at the time of the event, and the patient's status, into bracket, civilian or military. External cause code used for length of treatment. Assign the external cause code with appropriate seventh character.
that is initial encounter, subsequent encounter or sequela for each encounter for which the injury or condition is being treated. Use the full range of external cause codes. Use the full range of external cause codes to completely describe the cause, the intent, the place of occurrence, and if applicable, the activity of the patient at the time of the event, and the patient status for all injuries and other health conditions due to external cause. Assign as many external codes, cause codes as necessary. ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेबल हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल कॉज कोड लगा सकते हैं, जैसे कि सिविलियन मिलिट्री का हो गया, फिर प्लेस ऑफ सर्विस में प्लेग्राउंड में था या स्कूल में था या घर में था या बैकयार्ड में था, इस तरह से अलग अलग मिलता है। ठीक है, फिर सिंग मतलब कि खेल रहा था तो कुछ और है, फिर मिलिट्री में परेड में था तो उसमें अलग अलग, मतलब बहुत सारी वैरायटी है इसमें अंदर। ठीक है, the selection of appropriate external cause code, it is guided by the alphabetic index of external causes and by inclusion and exclusion notes in the tabular list. External cause code can never be प्रिंसिपल, वो तो पहले ही देख लिया। अब यहाँ पे दो चीजें, एक Y92 और एक Y93। ठीक है, तो Y92 क्या होता है? Place प्लेस ऑफ अकरेंस, है ना, of कहाँ पे घटना हुई उसका होता है। ठीक है, और Y93 क्या होगा? एक्टिविटी activity. कोड, है ना। तो बस इतना याद रखना, बाकी ज़्यादा इसमें डिटेल में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। Y92 कैटेगरी है, वो प्लेस ऑफ अकरेंस है। ठीक है, स्कूल था या प्लेग्राउंड था या हॉस्पिटल था, जो भी होगा इस तरह से प्लेस का डिटेल होगा, वेयर हाउस इस तरह से। एक्टिविटी में जो भी है, खेल रहा था या कुकिंग कर रहा था या परेड में था या इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन ऐसी है कि Y92.9 जो है वो डू नॉट यूज प्लेस ऑफ अकरेंस कोड Y92.9 इफ द प्लेस इज नॉट स्टेटेड और इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये कोड यूज नहीं करना है जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, अगर अल्टीमेटली अगर कुछ भी संभव नहीं है तो फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक डिटेल अवेलेबल है ना, तो उस केस में ये नहीं यूज करना है, ऐसा है। ऐसे ही Y93.9 भी है। ठीक है, डू नॉट असाइन Y93.9 अनस्पेसिफाइड एक्टिविटी इफ द एक्टिविटी इज नॉट स्टेटेड। ठीक है, मतलब कि रेयरली यूज होगा ऐसा, मतलब बनाया है कोड तो ऑब्वियसली यूज तो होगा, लेकिन जहाँ तक संभव है वहाँ तक अवॉइड करना है, ऐसा है। मल्टीपल एक्सटर्नल कॉज कोडिंग गाइडलाइन, ये सिंपल है, जो भी हमने देखा है ना, मतलब जितने भी एप्लीकेबल है वो कोड लगाना है यहाँ पे, लेकिन एक हायरार्की है। ठीक है, तो हायरार्की में क्या दिया है, इफ टू और मोर इवेंट्स कॉज सेपरेट इंजरीज an external cause code should be assigned for each cause. The first listed external cause code will be selected in the following order. तो सबसे हाईएस्ट जो है ना वो क्या है, एक्सटर्नल कोड्स फॉर चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज टेक प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर एक्सटर्नल कॉज कोड्स, तो ये हाईएस्ट है, चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज। उसके बाद में एक्सटर्नल कॉज कोड्स फॉर टेररिज्म इवेंट्स टेक प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद में एक्सटर्नल कॉज कोड्स फॉर कैटाक्लास्मिक इवेंट्स, और इसके बाद में है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। ठीक है, तो इतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, मतलब कि लिस्ट जो प्रायोरिटी हायरार्की में लिस्ट में कौन सा है, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, और हाईएस्ट में जो है वो चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज, इस तरीके से मिल रहा है। तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो गाइडलाइन में जाके देख लेना है। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रखेंगे हम। ओके, तो ये सब तो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में देखा हुआ है, तो इसको भी नहीं करेंगे। अब रह गया चैप्टर 21। तो चैप्टर 21 का हेडिंग क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस एंड कॉन्टेक्ट विथ हेल्थ सर्विसेज, और अल्फाबेट एक ही है जो कि जी है, Z00 to Z99। ठीक है, तो इसमें ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट ए दिया है ना, यूज ऑफ जी कोड इन एनी हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग में जी कोड का यूज होता है, और दिया है कि जी कोड्स आर फॉर यूज इन एनी हेल्थ केयर सेटिंग। जी कोड्स may be used as either first listed principal diagnosis code in the inpatient setting or secondary code depending on the circumstances of the encounter.
सर्टेन जी कोड्स में ओनली बी यूज्ड एज फर्स्ट लिस्टेड और प्रिंसिपल डायग्नोसिस। ठीक है, तो जी कोड का एप्लीकेशन मतलब कि फर्स्ट लिस्टेड भी हो सकता है और सेकेंडरी भी जा सकता है। उसके बाद में बी में दिया है जेड कोड्स इंडिकेट ए रीजन फॉर एनकाउंटर, जी कोड्स आर नॉट प्रोसीजर कोड्स, ए करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर कोड मस्ट accompany a जी कोड टू डिस्क्राइब एनी प्रोसीजर परफॉर्म्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा था ना, स्क्रीनिंग वाली जो सीपीटी होगी ना, तो उसका जो सबसे पहला वाला होगा फर्स्ट लिस्टेड आईसीडी, वो जी वाला ही होगा। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने लिख लिया है, बाकी का काफी सारे पॉइंट है, सारे यहाँ पे लिखे नहीं है। तो साथ में क्या दिया है, आफ्टर केयर, आफ्टर केयर विजिट कोड्स कवर सिचुएशंस व्हेन इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज हैज बीन performed and the patient requires continued care during the healing or recovery phase or for the long-term consequences of the disease. The aftercare Z code should not be used if treatment is directed at a current acute disease. The diagnosis code is to be used in these cases. Exceptions to this rule are code Z51.0, 51.1 category code. These codes are to be first listed followed by the diagnosis code when a patient's encounter is solely to receive radiation therapy, chemotherapy, or immunotherapy for treatment of a neoplasm. If reason for encounter is more than one type of antineoplastic therapy, code Z51.0 and a code from subcategory Z51.1 may be assigned together, in which case one of these codes would be reported as a secondary diagnosis. After code, aftercare Z code should also not be used for aftercare for injuries. For aftercare of an injury, assign the acute injury code with appropriate seventh character into bracket for subsequent encounter. The aftercare codes are generally first listed to explain the specific reason for the encounter, and aftercare code may be used as an additional code when some type of aftercare is provided in addition to the reason for admission and no diagnosis code is applicable. An example of this would be the closure of a colostomy during an encounter for treatment of another condition. Aftercare codes should be used in conjunction with other aftercare codes or diagnosis codes to provide better detail on the specifics of an aftercare encounter visit, unless otherwise directed by the classification. The sequencing of multiple aftercare codes depends on the circumstances of the encounter. ठीक है, काफी सारी चीजें जरूरत पड़ती है ना, तो यूज करना है, मतलब रीड कर लेना है। काफी सारा गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पे याद रखने का कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल दिया है आफ्टर केयर और वो सब का। ठीक है, ओके, इसके बाद में जो 16 पॉइंट है ना, जी कोड्स दैट में ओनली बी प्रिंसिपल फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस, तो यहाँ पे ये जो कोड दिए है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लिस्टेड ही हो सकते हैं, ऐसे कोड का लिस्ट है। ठीक है, तो जी कोड अगर किसी ऑपरेटिव रिपोर्ट या किसी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है ना, तो आपको यहाँ आके चेक कर सकते हो कि इसमें से मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो पहले कोडेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे पूरे की, जो भी कोड है ना जो कि फर्स्ट लिस्टेड होंगे प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इसमें क्या है, Z00 एनकाउंटर फॉर जनरल एग्जामिनेशन विदाउट कंप्लेंट सस्पेक्टेड और रिपोर्टेड डायग्नोसिस एक्सेप्ट Z00.6। ठीक है, तो Z00 जो कैटेगरी है ना, उसमें इसको छोड़ के जो भी बाकी होगा ना, Z00.6 को छोड़ देना, तो सारे जो होंगे वो पहले ही जाएंगे, हमेशा वो फर्स्ट लिस्टेड प्रिंसिपल डायग्नोसिस में ही जाएंगे। Z01 में क्या है, एनकाउंटर फॉर अदर स्पेशल एग्जामिनेशन विदाउट कंप्लेंट सस्पेक्टेड और रिपोर्टेड डायग्नोसिस। ठीक है, Z02 एनकाउंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन, Z04 एनकाउंटर फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर रीजंस, Z33.2 एनकाउंटर फॉर इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, Z3181 encounter for male factor infertility in female patient, Z3183 encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle, Z3184 encounter for fertility preservation procedure, Z34 encounter for supervision of normal pregnancy, Z39 encounter for maternal postpartum care and examination, Z38 live born infants according to place of birth and type of delivery,
Z40 encounter for prophylactic surgery, Z42 encounter for plastic and reconstructive surgery following medical procedure or healed injury, Z51.0 neoplastic radiation therapy, 51.1 anti-neoplastic chemotherapy and immunotherapy, Z52 donors of organs and tissues except Z52.9 donor of unspecified organ or tissue। Z52.9 जो होगा ना वो पहले नहीं जाएगा, बाकी के सारे फैमिली जो है Z52 के वो सारे पहले ही लगेंगे। Z76.1 एनकाउंटर फॉर हेल्थ सुपरविजन एंड केयर ऑफ फाउंडलिंग, Z76.2 एनकाउंटर फॉर हेल्थ सुपरविजन एंड केयर ऑफ अदर हेल्थी इन्फेंट एंड चाइल्ड, Z99.12 एनकाउंटर फॉर रेस्पिरेटर वेंटिलेटर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग पावर फेलियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस दिए हैं, मतलब कि ये जो नॉन कोडिंग वाले होते हैं ना उनको मैं पढ़वाता हूँ, लेकिन आप क्योंकि सारे के सारे कोडिंग वाले हो ना तो काफ़ी सारे आपको पता ही होंगे इसमें से, तो देखने की आपको आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। इसके अलावा जो है ना इसमें 11 नंबर का पॉइंट है ना वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑब्स्टेटिकल वाला जो है ना वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। उसमें पर्टिकुलरली एक इंस्ट्रक्शन जो है ना Z3 को कहाँ यूज़ करेंगे ना वो आपको माइंड में रख लेना है, या तो फिर जब भी ज़रूरत पड़े वो गाइडलाइन देख लेना है। ओके, ये वाला जो है ना एनकाउंटर फॉर ऑब्स्टेटिकल एंड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज, तो इसमें ये जो है ना ये गाइडलाइन, ठीक है। कोर्स इन कैटेगरी Z3A वीक्स ऑफ gestation may be assigned to provide additional information about the pregnancy. Category Z3A code should not be assigned for pregnancies with abortive outcomes, categories O002 O08। ठीक है, तो इसके साथ में ये नहीं जाएगा। ठीक है, इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कोड Z33.2 नॉर फॉर postpartum conditions such as category Z3A is not applicable to these conditions. The date of the admission should be used to determine weeks of gestation for inpatient admissions that encompass more than one gestational week. ओके, लेकिन 2023 में कुछ गाइडलाइन का चेंज हुआ है ना, नंबर ऑफ वीक्स जो है ना वो कंप्लीटेड वीक्स होंगे ना वही लेंगे। पहले वो डेज का होता था ना, तो अभी क्या हो गया है, मान लो 32 वीक्स एंड 2 डेज दिया है ना, तो 32 वीक्स कंप्लीटेड है तो उसको मानना है। ठीक है, तो गाइडलाइन कुछ चेंज हुई है नंबर ऑफ वीक्स के रेफरेंस में। तो ये सारा जो गाइडलाइन है ना जरूरत पड़ती है तो देखना है, वरना इसका कोई टेबुलर लिस्ट भी फॉलो करोगे ना तो भी ये हो जाएगा ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 में इतना ही है। चैप्टर नंबर 22 आपकी बुक में देखिए जरा कितना है। इसमें तो ये तीन ही है, लेकिन 2023 की बुक में क्या क्या है, 22 में कुछ है क्या ज़्यादा। यहाँ पे तीन कोड है, तीन कोड में एक तो जो है वो वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर का है U07.0, और कोविड 19 का U07.1 और U09.9 पोस्ट कोविड 19 कंडीशन अनस्पेसिफाइड। इसको इसके अलावा कोई नया जो होगा ना वो आपको शायद 23 में होगा, 23 वाली बुक में होगा। या है, देखो 22nd चैप्टर में ICD यू गाइडलाइन में। 200 से U85 तक है और U07 U09। इस तीन को छोड़ के बाकी क्या क्या मिल रहा है, ये तो तीन तो चलो है 22 वाली, आई मीन ये 22 की बुक है ना तो 22 में है, लेकिन नया क्या ऐड हुआ है बस मेरा वो है पूछने का मतलब।
हेलो। सर ये तीन ही कोड है बस। और कुछ तीन नहीं ही है है सर ना, एक। तो फिर तो ठीक है, फिर हम्म। तो बस वही है, मुझे लग रहा था कि कुछ एडिशन हुआ होगा यहाँ पे, तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, जो एडिशन हुआ है ना वो चैप्टर नंबर 1 में दिया है उन्होंने। ठीक है, तो वो तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद में ये देख सकते हो कि सेक्शन 2 सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल डायग्नोसिस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायग्नोसिस की डेफिनेशन भी मिल रही है। ठीक है, तो यूएचडीडीएस जो है ना, यहाँ लिखा है ना, द सर्कमस्टेंसेज ऑफ इन पेशेंट एडमिशन ऑलवेज गवर्न द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। द प्रिंसिपल डायग्नोसिस इज डिफाइंड इन द यूनिफॉर्म हॉस्पिटल डिस्चार्ज डेटा सेट्स यूएचडीडीएस as that condition established after study to be chiefly responsible for occasioning the admission of the patient to the hospital for care। ठीक है, तो लंबी है गाइडलाइन, लेकिन मतलब कि डेफिनेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंडीशन होगी जो कि आफ्टर स्टडी एस्टेब्लिश की गई होगी और उसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा होगा, तो वो जो होगा ना वो प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो एक्चुअली इन पेशेंट का जो होता है ना उसके रेफरेंस में है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आउट पेशेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, डिफरेंस क्या होता है इन पेशेंट आउट पेशेंट में। आउट पेशेंट में हम क्या करेंगे, जो भी कंफर्म्ड है ना वो करेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन इन पेशेंट जो होगा उसमें क्या होगा, लाइकली सस्पेक्ट। प्रोबेबल वो सारा भी कर देते हैं, रूल आउट वाला भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी जहाँ गाइडलाइन मना कर रही है वहाँ तो होगा ही नहीं, जैसे एचआईवी का मना किया है, जीका वायरस का भी मना किया है। ठीक है, तो जहाँ मना किया है वहाँ नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी होगा ना रूल आउट और प्रोबेबल और वो सब हो जाएगा इन पेशेंट में, लेकिन आउट पेशेंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडलाइन है वो एक्चुअली सीआईसी के लिए भी तो ICD-10 CM की बुक यूज होती है ना, तो इसकी वजह से कॉमन गाइडलाइन है, तो ये एक्चुअली आई CIC वालों के लिए यूज करने के लिए होता है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरल आइडिया ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये। ठीक है, जो भी हमने देखा है ना वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर के पॉइंट के बाद में ये है रिपोर्टिंग एडिशनल डायग्नोसिस, जनरल रूल्स फॉर अदर एडिशनल डायग्नोसिस। तो इसमें दिया है फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस द डेफिनेशन ऑफ अदर डायग्नोसिस इज इंटरप्रेटेड एज additional conditions that affect patient care in terms of requiring clinical evaluation, therapeutic treatment, or diagnostic procedures, or extended length of hospital stay, or increased nursing care and or monitoring। ठीक है, इसका अगर है कुछ लेना देना तो फिर ये एडिशनल डायग्नोसिस में आ जाएगा, ऐसा है। उसके बाद में प्रेजेंट ऑन एडमिशन का थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेजेंट ऑन एडमिशन की वो भी एक्चुअली इन पेशेंट के रेफरेंस में ही होता है। सेक्शन 4 डायग्नोस्टिक कोडिंग एंड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉर आउट पेशेंट सर्विस। ठीक है, तो ये आउट पेशेंट सर्विस मतलब कि हमारा जो होगा ना ज़्यादातर इसमें से ही होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखी है वो इसमें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, आउट पेशेंट सर्जरी, व्हेन ए पेशेंट प्रेजेंट फॉर आउट पेशेंट सर्जरी सेम डे सर्जरी कोड द रीजन फॉर द सर्जरी एज द फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस इनटू ब्रैकेट रीजन फॉर द एनकाउंटर even if the surgery is not performed due to contraindication। Observation stay, when a patient is admitted for observation for a medical condition, assign a code for the medical condition as the first listed diagnosis। When a patient presents for outpatient surgery and develops complications requiring admission to observation, code the reason for the surgery as the first reported diagnosis into bracket reason for the encounter followed by codes for the complication as secondary डायग्नोसिस। काफ़ी सारी गाइडलाइंस है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है CPC के अंदर। अगर कुछ पर्टिकुलरली लग रहा है कि आउट पेशेंट का अलग से ही है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देख लेना है।
ओके, उसके बाद में है अपेंडिक्स आई या वन है, ठीक है। अपेंडिक्स वन में क्या है, प्रेजेंट ऑन एडमिशन रिपोर्टिंग गाइडलाइन। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन एडमिशन का मतलब ही क्या है कि जब पेशेंट का एडमिशन हुआ था ना हॉस्पिटल के अंदर, तब जो जो कंडीशन थी ना, वो सारी लिस्ट होनी चाहिए। और उसका इंडिकेटर भी होता है, पीओए इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, दीज गाइडलाइंस आर टू बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट टू द आईसीडी 10 सीएम ऑफिशियल गाइडलाइंस फॉर कोडिंग एंड रिपोर्टिंग टू facilitate the assignment of the present on admission indicator for each diagnosis and external cause of injury code reported on claim forms UB04 and 837 institutional। ओके, इसमें इंडिकेटर चार टाइप के हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये वाले वाई मतलब कि यस, ठीक है। पीओए में वाई मतलब कि कंडीशन प्रेजेंट ऑन एडमिशन में थी। नो मतलब कि नो, नहीं है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है प्रेजेंट ऑन एडमिशन। और अननोन का मतलब कि पता नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एडमिशन नहीं पता है। और डब्ल्यू है वो क्लिनिकली अनडिटरमाइंड। और अनरिपोर्टेड नॉट यूज्ड, तो उसका है एग्जेम्प्ट फ्रॉम पीओए रिपोर्टिंग। कैसे सिलेक्शन होगा उसका एक फ्लो चार्ट मिल रहा है, कब जाएगा वाई, कब जाएगा एन, डब्ल्यू, यू, ये सब मिल रहा है। acute and chronic condition assign Y for acute conditions that are present at the time of admission and N for acute condition that are not present at the time of admission, assign Y for chronic condition। तो इस तरीके से काफ़ी इंडिकेटर और वो सब मिल रहा है इसमें, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना पीओए के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे आके देख लेना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो जरूर, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना, उसका आइडिया होना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आईसीडी हमारा आज खत्म हो गया है। और दूसरा जो है हमारा क्या था, इसमें जो मैंने दिया है ना मटेरियल में आपको, एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी और वो सब क्वेश्चन भी दिए है ना, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लायंस कितने होंगे क्वेश्चन? थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एनाटॉमी के कितने होते हैं क्वेश्चन? चार होंगे। टर्मिनोलॉजी के कितने होंगे? चार। और कॉम्प्लायंस वाले भी चार ही, तीन होंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ? 11। 11 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब 11 क्वेश्चन जो है ना, उसमें एवरेज एक क्वेश्चन की कितनी होती है हमारे पास? 2 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो अगर उतने से काउंट करेंगे तो इसका कितना होगा? 27 मिनट जैसा होगा मिनिमम। ठीक है, तो 27 मिनट हमें पास नहीं करनी है, इसके लिए क्या करना है, 5-7 मिनट में ही कर देना है। ठीक है, 7 मिनट कर दिया ना, तो फिर कितना बच जाएगा हमारा? 20 मिनट हो जाएगा, बचेगा मतलब। ठीक है, तो ये जो सेव्ड टाइम है ना, उसको हम बाकी क्वेश्चन में करेंगे, जहाँ पे हमारे पास स्कोप है रीड करके डिसाइड करना है, गाइडलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, मटेरियल कलेक्ट करके मैं बाद में रीड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लायंस तो ठीक है, लेकिन एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी बहुत ही वास्ट है। ठीक है, आप मान लो 10 किताबें लेके बैठे हो, 10 की 10 आपने पूरी याद भी कर ली, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उस 10 में से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। कोई 11-12वीं बुक में से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास एश्योरिटी नहीं है कि ये फिक्स सिलेबस है ही नहीं है एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी का। तो इसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बेसिक जो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी वीक है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के मटेरियल के रीडिंग में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कहने का मतलब इतना है। कॉम्प्लायंस में क्या करना है,
कॉमन सेंस से जो भी बन पाता है ना वो लगा देना है, अगर नहीं आता है तो कोई भी लगा देना है ABCD में से फटाफट। ठीक है, तो 5-7 मिनट में कर देना है। क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन होंगे ना, मतलब कि जब भी क्वेश्चन एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लायंस में से होगा ना, तो इसको निपटा देना है, मतलब 15-20 सेकंड के अंदर ही करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी लालच में नहीं आना है कि एनेटो का, कुछ लोग क्या होता है एनाटॉमी में लालच में आ जाते हैं कि ये मैंने पढ़ा था, ये था वो था करके रुक जाते हैं, और वहां पे क्या होगा पता नहीं चलेगा आपको, 3-4 मिनट भी निकल जाएगा ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी तो 1 मिनट हुआ है, लेकिन हकीकत में 3-4 मिनट हो गया होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था उस दिन जो सेशन लिया था, उसमें से क्या आपको समझ में आया था जो टाइम मैनेजमेंट का मैंने बताया था? ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का हमने जो देखा था उसमें से आपको क्या समझ में आया था उस दिन के लिए जो डिस्कशन हुआ था ना उसमें, कि जहाँ पे मतलब ये जो है ना सर्जरी का सेक्शन है ना 10K से लेकर के 60K, तो वो थोड़ा सा स्लो जाना है हमें। ठीक है, और केस वाला जो है वो इसमें दो में स्लो जाना है, लेकिन बाकी का जो भी है ना हमारे पास में, ठीक है, कौन कौन सा हो गया बाकी का, कोडिंग गाइडलाइन हो गया। ठीक है, आईसीडी 10 CM के 5 क्वेश्चन, कोडिंग गाइडलाइन के 7, ये हो गए हमारे टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके अलावा हिक पिक्स के भी कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एनेस्थेसिया का कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ENM का 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, लेकिन सीक्वेंस जो टाइम मैनेजमेंट का है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपको अभी क्या जो एग्जाम हो रही है ना उसमें मैंने कंफर्म किया है कि वो ऐसे ही सीक्वेंस वाला ही आता है। ठीक है, रैंडम ऑर्डर आता नहीं है। 2-3 कैंडिडेट के साथ में मेरी बात हो गई है, तो रिपोर्ट मतलब रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, दूसरे दिन रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, और सीक्वेंस में ही आ रहा है क्वेश्चन जो है ना वो, रैंडम ऑर्डर वाली जो बात US वाली थी ना, तो US में होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में ही मिलेगा। तो सीक्वेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लायंस के निपटा देना है। ठीक है, 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद में जो होगा वो कौन सा करेंगे, हिक पिक्स करना है, हिक पिक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है ना वही बता देता हूँ, वही आपको फॉलो करनी है, और उसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये लिखा है ना, फर्स्ट में क्या करना है, एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लायंस। 8 मिनट लिखा है ना, लेकिन 8 मिनट भी ज़्यादा ही है। ठीक है, 2 मिनट इसमें ज़्यादा हो गई है, या 1 मिनट तो है ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हिक पिक्स का 3 क्वेश्चन 7 मिनट में करना है, लेकिन ये मैंने आपको क्या बोला है कि तीनों क्वेश्चन सही जाए ना, ऐसा एफर्ट्स डालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 69 वाले जो होते हैं ना उसमें देखा गया है कि एक पिक्स के दो थे उनके सही, तो अगर एक सही हो जाता ना तो पास हो जाते। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं एडवाइस ये दे रहा हूँ कि एक पिक्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अच्छे से करो। और एक पिक्स में क्या करना है, चारों ऑप्शन को देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे में बी में आपको लग रहा है तो बी को सिलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ABCD में जो भी मिल रहा है ना कोड, उसके सारे कोड को देख के ही बाद में डिसाइड करना है। उसके बाद में ICT के 5 और कोडिंग गाइडलाइन के साथ ऐसा मिला के 12 क्वेश्चन होंगे ना, तो इसको 22 मिनट में कर देना है। ठीक है, 20-22 मिनट में ये मैक्सिमम है। ठीक है,
उसके बाद में एनेस्थेसिया चौथे नंबर पे, तो 7 मिनट में कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा प्लस माइनस चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना है, मतलब वॉच लेके जाना है। वॉच अभी लेके जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो पीसी है ना, तो पीसी वाले क्लॉक पे ही नज़र में रखना है, तो रिस्ट वॉच का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद में एनेस्थेसिया के बाद में रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी जो है 6 क्वेश्चन, मिनट है हमारा 12 मिनट। ठीक है, और उसके बाद में मेडिसिन या पैथो जो भी आपकी जो होगी ना सूटेबिलिटी, उसके हिसाब से या तो पैथोलॉजी करो या मेडिसिन, जो भी है सीक्वेंस इस तरह से करना है। तो इसका भी 6 6 क्वेश्चन है, उसके लिए 12 12 मिनट है। ठीक है, और ईएनएम का 14 मिनट रखा है, लेकिन ये भी एक्चुअली 12 मिनट में हो जाएगा। तो ये जो है 94 मिनट हुआ, यहाँ तक जो हुआ ना 94 मिनट। क्वेश्चन कितने हो गए? 54। ये अगर टोटल करोगे ना तो 54 क्वेश्चन में कितना लगा? 1.5 घंटा के करीब टाइम हुआ है। ठीक है, तो 1.5 घंटा होने के बाद में हमारे 54 जैसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो अब रह कितने गए? 46, जो कि किसके हैं? सर्जरी के 36 और 10 केस, वही है रह गया है। ठीक है, तो सर्जरी वाला जो होगा ना, वहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे? गैस्ट्रो वाला सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, और गैस्ट्रो में 17 मिनट, मतलब 17 मिनट ज़्यादा ही है। गैस्ट्रो में 15 मिनट में भी हो सकता है, 13 15 मिनट में हो जाएगा। यूरिनरी उसके में भी 17 मिनट, मतलब हर सर्जरी में 17 मिनट रखा है। लेकिन गैस्ट्रो, यूरिनरी और सीएनएस जो है ना, वो थोड़ा जल्दी हो सकता है। मस्क्यूलो में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, और इंटेग्यू भी हो सकता है जल्दी। अभी जो फीडबैक मिल रहा है ना, इंटेग्यू में ही जल्दी हो जाता है। और लास्ट में ये 30,000 माने कार्डियो रेस्पिरेटरी का लास्ट में करना है। और उसके बाद में केस स्टडीज का जो होगा ना 10, वो करना है। तो 220 मिनट होगा। ठीक है, तो 220 मिनट है, तो मतलब कितना मिनट बच गया है? 20 मिनट बच गया है। ठीक है, तो 20 मिनट में आप 5 मिनट का अगर ब्रेक लेना चाहो ना, तो वो ले सकते हो। नहीं तो फिर जो टाइम बचा है उसमें से जो भी कुछ वापस देखना है ना, कुछ क्वेश्चन या कुछ स्किप किया है या कुछ रिकंसिडर करना है, तो वो सारा देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट करके करना है, तो आराम से हो जाएगा। या शिल्पा, आपने, मैंने आंसर शेयर किए, तो आपने कंपेयर करके देखा क्या रिजल्ट निकला है आपका? यस सर। मेरा 56 में 9 रॉन्ग था। 56 में 9 रॉन्ग, तो मतलब कि कितना हुआ परसेंटेज वाइज? 47 हुआ ना, है ना? 47 आउट ऑफ 56। 83, मतलब 84 के जैसा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन भी कर लेना उसी हिसाब से। कौन से क्या करें आपने? 56 बोल रहे हो ना, वो कौन कौन से सेक्शन से हैं? मैंने आईसीडी, एनास्थेसिया, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ओके, मेडिसिन, अच्छा, मतलब ईएनएम, यही है, मतलब ये जो 54 में बोल रहा हूँ ना, ये 54 और दो क्वेश्चन कर लिए होंगे सर्जरी आपने। का सर्जरी का इंटीग्यूमेंट्री, मस्क्यूलो, ओके, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, बस। ओके, तो अभी ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया ना, उसके हिसाब से भी करके देख लेना, तो कितना होगा? 1.5 मिनट, सॉरी 1.5 घंटे में क्या हो जाएगा? 54 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? सर्जरी को छोड़ देना है, मतलब कि सर्जरी 10,000 से 60K वाला जो होगा उसको, और केस को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन जो है ना, वो हमारे 54 नंबर में है, 54 क्वेश्चन है। तो उसको करोगे ना तो 94 माने 1.5 घंटे में हो जाएगा ये। तो सही हो जाएगा, मतलब कि इस हिसाब से करोगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज से ही स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। आई थिंक अभी टाइम बचा है ना, तो वो थोड़े से, या तो फिर इसमें से थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है बताइए? क्वेश्चन करना है या ये करना है? ये देखो, मैंने दिया है ना एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के कुछ आंसर दे दिए हैं, और उसके बाद में जो है वो क्या है,
कोडिंग गाइडलाइन का अलग से बना के दे दिया है, ठीक है। कोडिंग गाइडलाइन में जो डार्क है वो आंसर है, और कुछ आउटडेटेड भी है इसमें, ठीक है। ये वाला जो है वो एक्चुअली कॉम्प्लायंस वॉम्प्लायंस सब मिक्स करके दे दिया है इसके अंदर। तो कॉम्प्लायंस वाला भी है और ये सब गाइडलाइन वाला भी इसके अंदर ही है, ठीक है। नहीं, कॉम्प्लायंस का अलग है, कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी का टोटली अलग है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लायंस टाइप के भी अंदर है। ओके, ये वाला पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये कोई पढ़ लो एक बार, ये बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑफ मेडिसिन स्टार्ट करो, नहीं तो मतलब ये पार्ट ए पार्ट बी है ना, वो पार्ट सी पार्ट डी ये पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में हम पेपर का देख लेते हैं कौन सा करना है। स्टार्ट करो कोई भी। Medicare Part A covers inpatient hospital care as well as care provided in skilled nursing facility, hospice care, and home health care. Medicare Part B covers medically necessary physician फिजिशियन service, सर्विस, हाँ। outpatient care, and other medical services, including some preventive services not covered under Part A. It is an optional benefit for which the patient must pay a premium and which generally requires a yearly deductible and co-insurance. Medicare Pass Part C, also called Medicare Advantage, combines the benefits of Part A and Part B and sometimes Part D. The plans are managed by private insurers approved by Medicare. The plans may change different co-payments, co-insurance, or deductible for services. Medicare Part D. It is a prescription drug coverage program available to all Medicare beneficiaries. Private companies approved by Medicare provide coverage. Medicaid is a health insurance assistance program for some low-income people, especially children and women, sponsored by federal and state government. It is administered on a state-by-state basis, but state programs must adhere to certain federal guidelines. ओके, तो पार्ट ए है ना, उसमें क्या क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन भी आया था अभी जो मैंने इंटरव्यू लिया ना एक स्टूडेंट का। तो उसने बताया कि स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी का क्या होता है, तो उसको पता नहीं था। तो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी हॉस्पिटल और हॉस्पिस और होम हेल्थ, वो जो हो गया होगा पार्ट ए में आएगा, ठीक है। पार्ट बी में क्या आएगा, फिजिशियन सर्विसेज, आउट पेशेंट केयर, अदर मेडिकल सर्विसेज, और इंक्लूडिंग सम प्रिवेंटिव सर्विस नॉट कवर्ड अंडर मेडिकेयर पार्ट ए, तो पार्ट बी है। और सी जो है वो क्या है, दोनों का मिक्स है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, और कभी कभी डी भी हो सकता है, तो इसको मेडिकेयर एडवांटेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो एचसीसी का इसके ऊपर ही होता है सब। और मेडिकेयर पार्ट डी, ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज प्रोग्राम और ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट डीएमई और वो सब जो होता है ना, वो इसमें आएगा पार्ट डी में, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना आइडिया होगा ना, तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो आपको होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है बताइए, सेट 1 2 3 4 में से क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। 3 नंबर का थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, मतलब कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अगर चाहो तो हम 3 वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, तो कम से कम लगभग 2 3 दिन में हो जाएगा पेपर, मतलब आज का दिन से स्टार्ट करेंगे ना तो परसों तक हो जाएगा। एक पेपर मैं करवा दूंगा, बाद में हम क्या करेंगे, सेशन को एंड कर देंगे, और जो भी आपको दिक्कत होगी ना तो मुझे मैसेज करना है, नहीं तो फिर क्या करूँगा मैं, वीकेंड में आ जाऊँगा, मैं वीकेंड में हम मिलेंगे। और जिनको देना है एग्ज़ाम, थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और वीकेंड में हम एक बार मिलेंगे,
और टाइम थोड़ा जो भी होगा देख लेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सेट 3 स्टार्ट करना है। यस सर, यही कर लेते हैं। है ना? यस सर। तो पहले क्या करते हैं, हम एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लायंस का कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम भी हम नोट करते चलेंगे और देखेंगे क्या कैसे होता है। ठीक है, सेट 3 और एनाटॉमी टाइम 9:26। ओके। ओके, तो 55 का क्या होगा? मैं आंसर खोल लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को भी कुछ कुछ क्वेश्चन के हैं, लेकिन सारे आंसर मुझे याद नहीं है। या अभी ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, मतलब 55 से क्या किया है देखो, 55 में क्या होगा आंसर? कुशिंग syndrome may be caused by prednisone therapy. This syndrome is considered a disorder of which gland? ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम कौन सी ग्लैंड का है? ठीक है, टेस्टिस का तो है नहीं, ओवेरियन का भी नहीं है, और थाइमस का भी नहीं है। ये कौन सा होगा? डी ही होगा। ठीक है। ओके, 56 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फीमर? ठीक है, तो फीमर का लोकेशन कौन सा बताता है? तो डिस्टल टू एसिटाबुलम एंड प्रॉक्सिमल टू पटेला, ए में है। फिर बी में क्या है? प्रॉक्सिमल टू एसिटाबुलम एंड डिस्टल टू पटेला। और सी में डिस्टल टू पटेला एंड प्रॉक्सिमल टू इस्कियम। ओके, और डी में है प्रॉक्सिमल टू इस्कियम वाला तो होगा नहीं ना। ठीक है, एसिटाबुलम और पटेला, मतलब ये ए और बी में से होगा। ठीक है, तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल का क्या होता है मतलब? अपर एंड प्रॉक्सिमल, डिस्टल लोअर ओरिजिन एंड। से दूर है तो डिस्टल है, और ओरिजिन के पास में है तो प्रॉक्सिमल है। ठीक है, तो जो ये फीमर है वो क्या है कि एसिटाबुलम से दूर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू एसिटाबुलम वो सही है, और डिस्टल टू पटेला। ठीक है, तो पटेला से डिस्टल वाला भी नहीं है, लेकिन मेरे को बी लग रहा है। क्या हो गया आंसर? बी हो सकता है। बी बॉम्बे ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ फिर भी लग रहा है। ठीक है, कर देना है मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस लोकेटेड। तो ये जो होता है कहाँ पे होता है? ब्रेन में ही होता है ना। ठीक ब्रेन। है। ब्रेन। ओके, 58 में क्या है? प्रेग्नेंट वुमन हैज इन्फेक्शन विथ रूबेला वायरस गिव्स बर्थ टू चाइल्ड with multiple birth defects. Select the correct term to describe these types of birth. ओके, बर्थ डिफेक्ट है और हेरिडिटरी कंटेजन नहीं, ये इसमें कंजेनिटल ही होगा। ठीक है, 58। Congenital. ठीक है, तो 58 तक हमने कर लिया है। और टर्मिनोलॉजी का कौन सा है? कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस वाला आ गया है ना, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 70 में क्या होगा? For an individual service are based on three components. Which of the component is not part of calculation? C. ये नहीं, इसमें आई थिंक आरवीयू है। एक मिनट में कंफर्म करता हूँ। 70 का आंसर आरवीयू होना चाहिए, लेकिन 70 में डी बता रहा है। डी, डीआरजी है। ठीक है, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप्स, मेडिकेयर प्रिसीजन पेमेंट रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल सर्विसेज आर बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट, विच कंपोनेंट इज नॉट पार्ट? अच्छा, ये नहीं है पार्ट। ठीक है। ओके,
71, two federal government agencies are part of ICD 10 CM Coordination and Maintenance Committee. Name one of the agencies assigned to this committee. तो यही है ना, यही है। हमने पहले जो पैराग्राफ पढ़ा था ना आईसीडी में, वहाँ पे कुछ दो तीन नाम थे ना शॉर्ट फॉर्म, तो उसमें ये था नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। मैं देख लेता हूँ एक बार। Statistics. 71 का आंसर, ठीक है, ए है, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 72 में, विच एक्ट was established to define the and regulate meaningful use related to electronic medical record, है ना। तो इसमें आई थिंक हाईटेक है। मैं एक बार देख लेता हूँ 72 का आंसर। बी बॉम्बे है, बी बॉम्बे, ठीक है। हाईटेक वाला जो है ना ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये हमने 72 तक कर लिया है। और टर्मिनोलॉजी का बाकी है। ये रहा 87, ठीक है। तो 87 में क्या लिखा है देखो, पढ़ो। What body part is commonly treated with a balloon types saying taken tamponade procedure, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, मान लो इसको देखना है ना, घर पे देखना है, तो कैसे करना है। सेइंग्स टेकन करके देखोगे ना सीपीटी की बुक में, तो ऐसी प्रोसीजर, जो प्रोसीजर वाला इंडेक्स है ना पीछे वाला, तो ये ईसोफेगस मिलेगा। तो इसका आंसर बी ईसोफेगस है, बी, ठीक है। उसके बाद में 88 में क्या है, व्हाट इज कॉल्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और टू द हार्ट, डिक्रीज्ड हार्ट, डिक्रीज्ड प्रीलोड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है। तो स्टिम्युलेशन होगा तो इंक्रीज ही होगा ना, सी होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 88, सी ही है, ठीक है। 88 का आंसर सी प्रॉपर सही है। ओके, डी 89 में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर कनेक्ट, ठीक है। तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर में क्या क्या कनेक्ट होता है, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ तो एकदम क्लियर ही है, बी होगा, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं है तो इसको कैसे करोगे, पिक्चर जो मिल रहा है ना आईसीडी की बुक में और एक पिक्स की बुक में, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन टाइम पास मतलब टाइम का ध्यान में रख लेना है, टाइम ज़्यादा नहीं निकालना है। और 90 में क्या है, द फ्रेज विथ कॉन्ट्रास्ट इज यूज्ड इन कोड्स फॉर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड यूजिंग कॉन्ट्रास्ट और इमेजिंग एनहेंसमेंट, विथ कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एडमिनिस्टर्ड वाया विच रूट। All the above. ऑल द अबव ही है ना, D. सारे ही है, ठीक है। तो ऑल द अबव है, और आई थिंक इतने ही है ना 90 या 90, तो यहाँ पे 90 कर देते हैं। और टाइम कितना हुआ है 33, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना लगाया हमने टाइम, 7 मिनट लगा है ना, लेकिन हमने तो डिस्कशन भी किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ओके। उसके बाद में हिक पिक्स कर लेना है। तो हिक पिक्स करने से मतलब कि कैसे करोगे आप, इसमें कंप्यूटर में ही कर लेना है, ठीक है। बुक्स तो है नहीं ना, इसलिए। कहाँ गया हिक पिक्स अभी तो। ओके, 79, 80 एंड 81। ओके, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करो, एक पिक्स का आंसर बताओ, 79 का क्या हो सकता है।
5 कोड देखना है, ठीक है, कुल मिला के हमें 5 कोड दिए है ना, वो देखना है। यस, एनीवन आंसर 79 क्वेश्चन का? हेलो। बी। सर बी। 79 का बी नहीं है, ए है, ए। एक मिनट, वापस मैं चेक कर लेता हूँ। 79 ए बता रहा है यहाँ पे। देखो फिर से देख लो, 83 और 85 86 में कुछ होगा ना डिफरेंस? E0785। ठीक है, तो 83 में तो इन्फ्यूजन पंप सिस्टम दे रहा है, और 85 में इम्प्लांटेबल इंट्रास्पाइनल एपिड्यूरल इंट्राथिकल कैथेटर यूज्ड विद इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पंप रिप्लेसमेंट। ओके, रिप्लेसमेंट। रीता इज इम्प्लांटेड इंट्रास्पाइनल इन्फ्यूजन पंप एंड कैथेटर विद रिप्लेसमेंट तो है। ठीक है, पंप का हो गया। और 86 में क्या होगा फिर? इम्प्लांटेबल प्रोग्रामेबल पंप, यहाँ पे कैथेटर, कैथेटर यूज्ड विद इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पंप रिप्लेसमेंट, और इम्प्लांटेबल प्रोग्रामेबल इन्फ्यूजन पंप रिप्लेसमेंट। इन्फ्यूजन पंप लेकिन प्रोग्रामेबल ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें। ठीक है, 83 में क्या है? इन्फ्यूजन पंप सिस्टम इम्प्लांटेबल प्रोग्रामेबल इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स, पंप कैथेटर कनेक्टर एटसेट्रा। ओके। और 85 में इम्प्लांटेबल इंट्रास्पाइनल इंट्राथिकल इंट्रास्पाइनल दिया है ना? ठीक है। और 83 में दिक्कत क्या है? वो नहीं है ना इंट्रा, इंट्रा स्पाइनल नहीं है। है ना? तो हम्म। उसकी वजह से निकाल दिया है। और ये किस लिए री प्रोग्रामेबल जो है ना, वो समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है, प्रोग्रामेबल कहाँ से मिल रहा है इसको। लेकिन यहाँ ये नहीं है ना इंट्रास्पाइनल, इसकी वजह से इसको नहीं हम्म। किया है इंसॉर्ट। ठीक है, 80 का ठीक है। देखो।
या देखिए क्या क्या हुआ 80 का। थोड़ा टाइम का देखिए क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। सी। कौन सा? सी। सी नहीं है इसका, बी है, बी। 80 का। ठीक है। V2629 में देखो क्या है। नॉन प्लास्टिक, हाँ। ठीक है, और 81 का देखो। हम्म। या क्या है 81 का? सी। या सी सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन, लेकिन टाइम हमारा देख सकते हो कि ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सही होगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कम से कम हो जाएगा ठीक से। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, आईसीडी गाइडलाइन और आईसीडी का क्वेश्चन तो यहाँ ही है, कंटिन्यूअस चालू रखो 82 में। ठीक है, 82 में क्या होगा आंसर? पेशेंट हैज टाइप 1 डायबिटीज विद डायबिटिक रेटिनोपैथी सीन फॉर आई चेकअप, और आफ्टर थरो एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिटरमाइंस द पेशेंट हैज रेटिनल एडिमा। ओके। डी। या कौन सा है आंसर? हेलो? डी होगा सर। बॉम्बे दिल्ली ऐसे बोलना है। दिल्ली। या दिल्ली होगा, ठीक है, सही है ना? तो ये जाएगा नहीं जाएगा साथ में, ऐसे कैसे पता चल, कैसे कंफर्म होगा?
H3581, क्योंकि यहाँ पे यही डिफरेंस है ना ए और डी में, है ना। एडिमा है, सर ईडिमा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें। हाँ, ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो फिर एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, 83 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन देखने से पहले ही हटा देंगे क्योंकि R65 पहले है, बी ठीक है। होगा। तो बी सी डी में से हमारा आंसर देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेप्सिस ड्यू टू पंक्चर वुंड ऑफ द लोअर बैक एंड पेल्विस विदाउट फॉरेन बॉडी इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। सेप्सिस ही है तो ऑब्वियसली R65 का कोई जरूरत नहीं, सी भी निकल जाएगा और सी डी नहीं भी होगा, निकल डी जाएगा, नहीं बी होगा, बी बॉम्बे, होगा। है ना। बी बॉम्बे। गुड, ठीक है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है देखने की। 84 जो है वो पेशेंट प्रेजेंट टू नेफ्रोलॉजी क्लिनिक सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव हार्ट एंड स्टेज 5 chronic kidney disease, ओके, विदाउट हार्ट फेलियर ड्यू टू हाइपरटेंशन, है ना। दो चीज है, सी। हाइपरटेंशन सी। और स्टेज 5 chronic kidney disease है। और कौन सा होगा आंसर, सी। या सी ही होगा, है ना, बाकी तो कोई चांस नहीं है। ओके, 85 हमने ऑलरेडी कर लिया था ना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, सी। सी हो जाएगा। गुड। ओके, 86 क्या होगा आंसर, फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी ऑफ ए सिंगल लाइव बर्थ, ए। ए। गुड, ओके, ठीक है, तो ये हमारे 80 कहाँ से 82 से 86 हो गए, ठीक है। और गाइडलाइन का देख लेते हैं। ओके, 63 से देखो। बी। 63 बी होगा। 63 कौन सा है, टिपिकल पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ओके। नहीं, कौन सा बोल रहे हो, बी बॉम्बे, डी दिल्ली, क्या बोल रहे बॉम्बे। हो। या बॉम्बे। बॉम्बे सही है, ठीक है। 72 आवर्स वाला जो है ना वो ऑप्शन सही है। ओके, 64, बी बॉम्बे। विच टाइप ऑफ इंजेक्शन इज a part of with contrast for CT, CTA, MRI, MRA, intravascular, ओके, बी बॉम्बे, ठीक है। ए 2। या यहाँ पे 2 है। गुड। ओके, 66 में क्या है, इन विच पोजीशन should you sequence manifestation code in bracket, डी ही होगा ना, दिल्ली ही होगा ना, डी एक मिनट में चेक करता अंडरलाइन हूँ, 60, कंडीशन। है ना, डी होगा। 66 में डी ही होगा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, 67 में क्या है, विच ऑफ द सेफ्टी गाइडलाइन इंक्लूड a definition of separate procedures, डी। दिल्ली बॉम्बे दिल्ली। ऐसा बोलना है, हाँ, ए एंड बी। या मेडिसिन एंड ए एंड बी, रेडियोलॉजी। या, है ना, ठीक है। गुड, पैथ में तो होता नहीं है ना। ओके, 68 में व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग डायग्नोसिस कोड्स फॉर लेट इफेक्ट, ये तो बहुत ही इजी है, क्या होगा, नो टाइम लिमिट, नो हाँ, टाइम नो, नो लिमिट। टाइम। ठीक है। 69, what type of codes will be reported with ICD 10 CM, या ये तो बहुत आसान है, ये कौन सा है, 69 नंबर का क्या होगा, डी सी। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कोड। या, है ना, डायग्नोसिस। तो ये सब डायग्नोसिस कोड सही है। तो हमारा टाइम कितना हुआ देखो, 9:45 में स्टार्ट किया था और 9:52, ठीक है, तो कितना मिनट लगाया, आईसीडी का और गाइडलाइन सारे मतलब 12 क्वेश्चन का 7 मिनट लगा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आईसीडी में, क्योंकि आप लोग कोडिंग वाले ही हो ना। अब एनेस्थेसिया करते हैं, ठीक है। तो एनेस्थेसिया में 59 से देखो, ये तो क्वेश्चन रट चुका होगा क्योंकि
बार बार हमने मतलब कि एनेस्थेसिया में किया होगा ना आपने, तो इसका कोई ये नहीं होगा। ठीक है, 9 मंथ ओल्ड है, अंडर गोइंग ट्रेकियोस्टोमी, कोड द एनेस्थेसिया सर्विस, इस तरह से मिल रहा है। तो ये तो ऐसे भी हटा देना है। ठीक है, 32699 100 तो साथ में जाएगा नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और मेमोराइज कर लोगे ना, तो ये कोड किसके लिए होता है, 1 साल के ऊपर के लिए होगा। ठीक है, हम्म। तो ये नहीं जाएगा, तो मतलब ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। ए। ठीक है, ए थ्री तो टू प्रैक्टिस किया होगा तो ये तो रट चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में 60 में देखो, हेनरी एनेस्थेसियोलॉजी प्रोवाइड जनरल एनेस्थेसिया फॉर 72 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ माइल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो 72 है तो 99100, और माइल्ड मतलब P2, और अंडरगोइंग ओपन आर्थ्रोस्कोपी फॉर ऑफ ह्यूमरल नेक। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉक्टर एंड्री वॉज नॉट सुपरवाइजिंग, और मतलब कि ए ही जाएगा। ठीक है, AA P2 99100। ठीक है, तो सी और डी में नहीं है ना, तो हटा देंगे, और ए और बी में देख के आपको निकालना पड़ेगा आंसर। मतलब कि बुक में देख के ही होगा ये, बिना बुक के नहीं हो पाएगा। ए ओके परफेक्ट, ए सही है ना। अब 62 में क्या दिया है, ए 22 ईयर ओल्ड हेल्दी पेशेंट रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ओपन रेडिकल एक्सिजन and graft of her left elbow. The surgeon completed the operation while the anesthesiologist administered the blood as well as the endotracheal anesthesia. Report codes for anesthesiologist. Okay, ठीक है। एनेस्थेजियोलॉजिस्ट ने ये सब काम किया है, मतलब कि एनेस्थेजिया दिया है, ब्लड का एडमिनिस्टर किया है, और हेल्दी है तो P1। या क्या है, 861 में क्यों रुक गए हो, क्या दिक्कत आ रही है ए। 60 में, ट्रांसक्रिप्शन आई मीन सॉरी 61 में क्या होगा आंसर, ए। ए होगा। ओके प्रियंका। हेलो, लावण्या। सो मेरा आंसर ही ए। ओके, शिल्पा, प्रियंका, प्रमोद। ए होगा सर। ओके, ए सही है ना, क्योंकि ये तो ए। जाएगा नहीं ना, क्योंकि एनेस्थेसिया पैकेज में ही आ जाएगा ना ब्लड पैकेज एडमिट। इंक्लूडेड। ठीक है, ओके गुड। 62 देखो,
क्या होगा आंसर, कौन से ऑप्शन में से होगा वो बताइए ना। सी होगा। सी। सी आंसर, ओके। और किसी का क्या कुछ और आंसर नहीं है? 62 का बता रहे हो ना? यस सर। यस यस। सर। या प्रियंका आपका क्या है? सी। सी क्यों है यार, थोड़ा ध्यान ध्यान से देखो, आपका आंसर क्यों गलत आ रहा है। बी में देखो, बी आंसर है। 9 to 6 और 9 to 8 में क्या डिफरेंट है? एपिड्यूरल इंजेक्शन फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, तो 60,000 भी तो जाएगा ना। माइल्ड डायबिटिक भी तो है ना, तो ये देखो मैंने आपको बताया क्या सर था। बी। हाँ, बी बॉम्बे है। ठीक है, P1 में तो क्या होता है, हेल्दी पेशेंट होता है, और यहाँ पे माइल्ड डायबिटिक है तो P2 तो जाएगा ही सर जाएगा। उसमें इंग्यूनल एरिया एक्चुअली है ना। 9 to 6 में। हाँ है ना, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 मिनट में ही हो गया हमारा, है ना। यहाँ 8 मिनट लग गया है, लेकिन हमने मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा बीच में ब्रेक भी हुआ था ना। ठीक है। तो इस तरीके से करोगे ना तो परफेक्ट, जो मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया है ना, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। एक रेडियो के कर लेते हैं हम, ठीक है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, 10-12 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 37 से ट्राई करो। हालांकि ये तीसरे नंबर का सेट है ना, थोड़ा सा टफ है लोगों का, जो रेफरेंस मतलब फीडबैक मिला है ना। तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया सही से लग जाए, बाकी के पेपर में और इजीली हो जाएगा। बी। बी बॉम्बे। यस। यस, परफेक्ट, ओके। 38 का देखो। तो यहाँ पे दोनों है, मतलब सीपीटी और आईसीडी दोनों देखना पड़ेगा, है ना। सीपीटी मतलब आईसीडी में दो आईसीडी कोड है, E2010 और E21.3। बी बॉम्बे। ओके, परफेक्ट, बी बॉम्बे है तो बी। कॉन्करेंट सिटी है ना, स्पेक्ट सिटी है, ठीक है, ओके गुड। 39 देखो।
C. या कौन सा बोल रहे हो? C. सी फॉर कैट। हेलो। Yes. या Yes, ठीक sir. है, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, 40 का देखो। B. Bombay. ओके, बी बॉम्बे, परफेक्ट। ओके। अब ये 41 है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ABCD से भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली इसको है ना 247 नहीं 427 समझना है। ठीक है, 427 समझ लेना है। या क्या होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 41 में क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है ना, ABCD में देख के बताओ क्या होगा। 26 तो मैंने बताया कि जाएगा नहीं, तो बी और डी तो B. ऐसे ही निकल गया, और कॉम्बिनेशन भी नहीं जाएगा, तो सी ही होगा ना आंसर, है ना। हाँ, क्वेश्चन रीड करने का, रीड भी करोगे 9 ट्रीटमेंट मिल गया, तो ये सही है ना। तो बस इतना ही है। और लास्ट क्वेश्चन देखो ये। Sir, B. B. यहाँ पे गलती कर दी है ना आप। देखो नोट देखो, उसमें 78598 में सी है, सी आंसर है। Only once per imaging, sir. C होगा। C. ठीक है, कहाँ पे नोट मिल रहा है? ये है ना। नीचे। ठीक हाँ, है। only once per image। Only हाँ once per. ठीक है, तो टाइम वाइज तो हमने काफी टाइम सेव किया है, देखो 10 और 7 हुआ है अभी, है ना। 8 तो अभी अभी हुआ है। ठीक है, 8 भी मान लेंगे ना तो 8 मिनट हुआ है, जबकि मैंने आपको क्या बोला था, 12 मिनट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कितने किए, 36 किए आज। ठीक है, 36 क्वेश्चन, और टाइम जो था वो 9:26 से हमने स्टार्ट किया था, और 10:08। ठीक है, तो आधा घंटा जैसा हुआ है, 30 मिनट का हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बस करना है, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रिपरेशन आपने जो किया है ना वो आपको हेल्प करेगा, मॉडिफायर, ENM सीरीज और CPT MRT और वो सब। ठीक है, तो आगे का हम देखेंगे, और ये पेपर हम Hello. पूरा कर लेंगे। हेलो। Sir, ये 42 जो 42 वाले में डाउट है सर, लाइक 4 क्वांटिटेटिव डिफरेंट पल्मोनरी परफ्यूजन बता रहे हैं ना, तो 4 into 4 ही तो आएगा।
4 क्वांटिटेटिव डिफरेंशियल पल्मोनरी परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन स्टडीज विथ इमेजिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियल पल्मोनरी परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन इनटू ब्रैकेट एरोसोल गैस इंक्लूडिंग इमेजिंग व्हेन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो अब क्या है आपका डाउट? मीन्स इंटू 4 आएगा करके। नहीं, इंटू 4 यहाँ पे इसने दे दिया है ना कि भाई एक ही बार रिपोर्ट करना है ना। ये सारे जो कोड है ना, वो वंस पर यस सर। इमेजिंग सेशन करना है, तो फिर ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है ना। 579 या 580 और 582 से लेकर के 598, तो ये सारी सीपीटी है एक सेशन में एक ही बार लगेगी। ठीक है, तो बस गाइडलाइन हमें पकड़ लेनी है। ठीक है, इसकी वजह से आंसर सी होगा। ओके सर। या ठीक है, तो 1/3 जैसा हमारा हो गया है ये पेपर, और ये पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, तो बाकी काम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, 3 दिन में हो जाएगा, मतलब कल और परसों और लगेगा। या एनी क्वेश्चन? सर